हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन विद एमसीक्यूज ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो लेट्स बिगिन। योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज अरेंज द एलिमेंट्स सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहां पर लाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूल बी एबल टू आंसर इट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके पास थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल लाई करते हैं। पोजीशन निकालने सिखाई थी एलिमेंट्स की, तो ये किस ऑर्डर में लाई करते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। ठीक है, सिलिकॉन बिलोंग करता है आपके पास 14th ग्रुप में, क्लोरीन बिलोंग करता है आपके पास 17th ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो ये आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल, जो आपके पास मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, उस केस में जो आपके पास मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्लोरीन विल बी लीस्ट मेटालिक, मतलब क्लोरीन का नेचर क्या होगा? नॉन मेटालिक। ठीक है, एंड सोडियम विल बी मोस्ट मेटालिक, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। तो सोडियम आपके पास हाईली मेटालिक हो गया और क्लोरीन आपके पास नॉन मेटालिक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड फॉलो होगा? आपको अरेंज करना है इन एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। ओके, तो सबसे ज्यादा कम मेटालिक कैरेक्टर किसका है? क्लोरीन का। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो बड़े से छोटा अरेंज होगा। तो सबसे पहले सोडियम क्या हो गया? मोस्ट मेटालिक, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ओके, देन मैग्नीशियम, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। फिर एल्यूमिनियम, फिर आपके पास सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है आपके पास मेटलॉइड। क्या होते हैं मेटलॉइड? दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा क्लोरीन। तो आपके पास क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी, दैट इज सबसे पहले सोडियम बिकॉज इट इज मोस्ट मेटालिक, और सबसे एंड में क्लोरीन बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। क्लियर? सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following elements exhibit maximum number of valence electrons? अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद जो भी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2, 8 एंड 1। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2, 8 एंड 3। सिलिकॉन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 4। देन सल्फर का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 2, 8 एंड 6। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा आउटरमोस्ट शेल में किसमें इलेक्ट्रॉन्स है? सल्फर में। मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सल्फर, क्योंकि उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको गिवन ऑप्शंस में से योर करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी डी, दैट इज सल्फर। क्लियर? चलिए, moving on to the next question. An element which is an essential constituent of all organic compounds belongs to. सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाते हुए भी बताया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट कंटेन्स कार्बन विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू अदर एटम्स। अब वो अदर एटम कोई भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कार्बन जो है आपके पास पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में लाई करता है? इफ यू हैव स्टडीड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू इट कार्बन लाइज इन द 14th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास देखते हैं क्या ऑप्शंस गिवन है।
ए ग्रुप 2, ये इनकरेक्ट हो गया। बी ग्रुप 13, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी ग्रुप 14, दिस इज करेक्ट बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 और कार्बन ही एक ऐसा असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ना। तो जो आपके पास आंसर हो गया वो क्या करेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज सी, group 14. So moving on to the next question. Which among the following has the largest atomic size? क्या ऑप्शंस गिवन है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम एंड डी कैल्शियम। एक बार इनका थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं पोजीशंस का। तो जो आपके पास सोडियम और पोटेशियम है वो लाई करते हैं आपके पास फर्स्ट ग्रुप में इन द पीरियोडिक टेबल, और जो आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम है दैट लाइज इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी आपको बताया था जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा था एटॉमिक साइज? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, पढ़ाया था ना। एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उस केस में जो आपके पास एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा था? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ओके, तो अब देखिए अगर मैं सोडियम से मैग्नीशियम की बात करूं, लेफ्ट फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप में जाऊंगी तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज कम हो रहा है ना। तो ये अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं सोडियम और मैग्नीशियम को, तो ऑब्वियसली सोडियम का साइज ज्यादा होगा मैग्नीशियम से एंड कैल्शियम से भी, इसलिए सेकेंड ग्रुप का तो साइज कम हो गया एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप में से देखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा या पोटेशियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। सो व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 281, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2881। तो आपके पास पोटेशियम में ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स हैं एज कंपेयर टू सोडियम, तो किसका साइज बड़ा हो गया? पोटेशियम का। ठीक है, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, दैट इज पोटेशियम। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th. Which of the following elements has maximum metallic character? Options given है A lithium, B sodium, C phosphorus and D chlorine. तो जो आपके पास लिथियम और सोडियम है ये दोनों तो आपके पास फर्स्ट ग्रुप में लाई करते हैं, है ना। और जो आपके पास फॉस्फोरस है दैट लाइज इन द 15th ग्रुप, क्लोरीन लाइज इन द 16th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियड वाइज देखें तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह होती है, सोडियम देन फॉस्फोरस देन क्लोरीन। सोडियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन तीनों ही थर्ड पीरियड में लाई करते हैं और लिथियम लाइज इन द सेकेंड पीरियड। ठीक है, ऐसी होती है ना पोजीशन। अब अगर मैं बात करूं मेटालिक कैरेक्टर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं जो फॉस्फोरस है और क्लोरीन है ये दोनों तो आपके पास नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लिथियम और सोडियम की, तो दोनों ही आपके पास मेटल्स हैं, बट इन दोनों में से किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, आपके पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है बिकॉज एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही होती है। सो आउट ऑफ लिथियम एंड सोडियम, सोडियम की ज्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी है एज कंपेयर टू लिथियम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस फॉस्फोरस और क्लोरीन तो रूल आउट हो गए बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। लिथियम और सोडियम में से आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सोडियम, बिकॉज सोडियम के पास ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, देयरफॉर इट shows maximum metallic character out of the given options. So your correct answer comes out to be B, that is sodium. Clear? Moving on to the next question. The number of elements in each of the long period is, अब देखिए जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं,
इसलिए हम उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देन जो आपके पास सेकेंड और थर्ड पीरियड होता है, दैट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स ईच, इसलिए हम उसको शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देन कमिंग ऑन टू द पीरियड फोर्थ एंड फिफ्थ, पीरियड फोर्थ और फिफ्थ में आपके पास 18 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड एक्सिस्ट करते हैं एंड दे बोथ आर कॉल्ड एज द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं लॉन्ग पीरियड में, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, 18। तो योर करेक्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी सी, दैट इज 18। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which of the following elements is most electronegative? क्या ऑप्शंस गिवन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। कैसे है इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, पहले नाइट्रोजन फैमिली आती है, फिर ऑक्सीजन फैमिली और फिर हेलोजेंस। हेलोजेंस में पहले फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। ऐसे ही होता है, ये 15th ग्रुप होता है, ये 16th ग्रुप होता है और ये 17th ग्रुप। तो अब जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको बताया था व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता जाता है ना। द टेंडेंसी टू फॉर्म द नेगेटिव आयंस इज इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। और वहां पे आपको ये भी बताया था कि आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल जो फ्लोरीन है दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बताया था ना। तो जो आपको ऑप्शंस गिवन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो कम हो गया फ्लोरीन और क्लोरीन से। एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, उस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को देखते हुए क्या करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, that is fluorine, which is option D out of the given options. So क्या हो गया आपके पास correct option for question number 7, D, that is fluorine. Fluorine is the most electronegative element. अगर आपके पास options भी नहीं given हो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, अगर आपके पास आए which is the most electronegative element, तो आंसर हमेशा आएगा फ्लोरीन, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है that is the most electronegative element. Okay? So moving on to question number 8, which of the following elements belongs to third period of the modern periodic table? अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शंस देखते हैं पहले। ए बेरिलियम, बी कार्बन, सी मैग्नीशियम, डी फ्लोरीन। सबसे पहले तो अगर आपको पोजीशन बतानी है, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है पोजीशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2-2, कार्बन की 2-4, मैग्नीशियम की 2-8-2 एंड फ्लोरीन की 2-7। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब आपको जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ शेल्स से आपको क्या पता चलता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या पीरियड नंबर है ना। अब देखिए बेरिलियम के पास कितनी शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं, के और एल, मतलब इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। कार्बन के पास भी 2 ही शेल्स हैं, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। मैग्नीशियम के पास कितनी शेल्स हैं, के एल एम, 3 शेल्स हैं, सो इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर फ्लोरीन के पास भी 2 ही शेल्स हैं, तो इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बिलोंग करता है टू द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बहुत इजी है, बस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ये देखिए कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं, जितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड नंबर हो जाएगा। क्लियर? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मैग्नीशियम। Now moving on to question number 9, which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of oxygen, fluorine and nitrogen?
तो आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के लिए। आपको ये बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई क्या होगा। तो एलिमेंट्स कैसे अरेंज है पीरियोडिक टेबल में, पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे ही होता है ना। नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप में आती है, ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप में आती है, और हेलोजन्स आते हैं आपके पास 17th ग्रुप में। तो जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं अब लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा और नाइट्रोजन का साइज एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ज्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा, फ्लोरीन का सबसे कम साइज, उसके बाद ऑक्सीजन का, और आउट ऑफ दीज थ्री सबसे लार्ज साइज किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है ऑप्शंस में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपके पास जो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहा है, दैट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया कि हमने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्यों ये ऑर्डर आया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपके पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है एज effective nuclear charges increasing. Clear? So for question number 9, your correct answer comes out to be D, that is fluorine, oxygen and nitrogen. Moving on to question number 10, which of the given elements A, B, C, D and E with atomic numbers 2, 3, 7, 10 and 20 respectively belong to the same period? अब देखिए, अभी आपको बताया है कि अगर आपको कभी भी पोजीशन निकालनी है किस पर्टिकुलर एलिमेंट की, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उससे आपको क्या पता चलेगा, जितनी नंबर ऑफ शेल्स यूज हो रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स कितनी यूज हो रही है, उसके बेसिस पे आपको एलिमेंट का पीरियड नंबर पता चल जाएगा। तो देखते हैं, एटॉमिक नंबर जब 2 है आपके पास, एटॉमिक नंबर 2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसकी तो 2 ही हो जाएगी, एक ही शेल यूज हो रही है। फिर जब एटॉमिक नंबर 3 है आपके पास, तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 1। जब आपके पास एटॉमिक नंबर है 7, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 5। देन फॉर एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8। और जब आपके पास एटॉमिक नंबर 20 है, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 8, 8 एंड 2। ठीक है, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही होगा ना, लिख लिया आपने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब आपको ये बताना है सेम पीरियड में कौन लाई करते हैं, जिनकी नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगी। लेट सपोज अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनके पास 2 शेल्स हैं, तो वो सारे सेम पीरियड में लाई करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स से आपको क्या पता चलता है, पीरियड नंबर। ओके, तो अब इसके पास जो एटॉमिक नंबर 2 है, कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं, एक शेल है। एटॉमिक नंबर 3 के पास कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं, 2 है। फिर एटॉमिक नंबर 7 में कितनी शेल्स हैं, यहाँ पे भी 2 है। एटॉमिक नंबर 10 में कितनी शेल्स हैं, यहाँ पे भी 2 है। एंड एटॉमिक नंबर 20 के लिए 4 शेल्स आर देयर। तो सेम नंबर ऑफ शेल्स किन एलिमेंट्स के पास है, बी के पास, सी के पास और डी के पास। बी, सी, डी तीनों के पास ही नंबर ऑफ शेल्स 2 है, मतलब तीनों ही एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं कौन से पीरियड से, टू द सेकेंड पीरियड। क्लियर, ऐसे ही ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट पीरियड से और ई बिलोंग कर रहा है फोर्थ पीरियड से। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ शेल्स गिव्स यू द पीरियड नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ऑप्शंस देखते हैं, बी सी डी ऑप्शन गिवन है हमें, ए है ए बी सी, ये रॉन्ग हो गया, बी है आपके पास बी सी डी, सो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। क्लियर, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Okay students, so moving on to question number 11. In Mendeleev's periodic table, the gaps were left for the elements to be discovered later. Which of the following elements found a place in the periodic table later? तो जब मैं आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन करी थी कि जो डिस्कवर होंगे लेटर ऑन इन द फ्यूचर, एंड 3 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड ऑन, जो मेंडलीव ने पहले ही प्रिडिक्ट करे थे, वो थे स्कैंडियम,
गैलियम और जर्मेनियम। मेंडलीव ने उन्हें इनिशियली किस नेम से बोला था? एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। तो ये एलिमेंट डिस्कवर हुए थे ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ मेंडलीव। तो देखते हैं इन तीनों में से कोई ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास गिवन ऑप्शंस में। ए इज जर्मेनियम, ये करेक्ट हो गया। बी क्लोरीन, फॉल्स। सी इज ऑक्सीजन, ये भी फॉल्स। डी इज सिलिकॉन, ये भी फॉल्स। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? जर्मेनियम। बिकॉज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम were the elements जिनके लिए गैप्स छोड़े गए थे पीरियोडिक टेबल में and they were discovered during lifetime of Mendeleev. Clear? So for question number 11, your correct answer is A, that is germanium. तो आपका क्वेश्चन 12th है the elements A, B, C, D and E with atomic numbers 9, 11, 17, 12 and 13 respectively. Which pair belongs to the same group? ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन करा है कि आपको पीरियड बताना था कि कोई एलिमेंट्स गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो उनका पीरियड नंबर क्या होगा। अब ग्रुप कैसे पता चलेगा आपको? जब मैं पढ़ा रही थी तो आपको ये बताया था, अगर आपको ग्रुप डिटरमाइन करना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में लाई करता है, तो आपको पता चलेगा फ्रॉम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ए एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 9, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 and 7। बी एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। सी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287। डी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 and 2 और ई के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 3। अब आपको भी क्या बताया है? इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, तो उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होने चाहिए। तो देखते हैं ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। बी में 1, सी में 7। ए और सी दोनों में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 7। तो एक पेयर तो ये आपका हो गया। देखते हैं कोई और ऑप्शन भी, कोई और आंसर भी इसमें हो सकता है। डी के लिए आपके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, ई के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो कोई भी और पेयर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ए और सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं ए और सी कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ए और बी, फॉल्स हो गया। ऑप्शन बी है बी और डी, ये भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन सी है ए और ए एंड सी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12, योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ए एंड सी। क्लियर? Moving on to question number 13th. Which of the following will form acidic oxide? Acidic oxide given है students. आपको ये पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, है ना। तो हमको कोई ऐसा एलिमेंट देखना है इसमें से जो नॉन मेटालिक इन नेचर हो, तभी वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर 17 किस एलिमेंट का होता है? क्लोरीन का। ठीक है। बी, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर 3 किस एलिमेंट का होता है? लिथियम। ठीक है। सी, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12। तो 12 किस एलिमेंट का होता है? मैग्नीशियम। डी क्या है? एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। ये है आपके पास पोटेशियम का। तो आप देखिए लिथियम भी आपके पास मेटल है, मैग्नीशियम भी आपके पास मेटल है, पोटेशियम भी आपके पास मेटल है। कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटालिक इन नेचर है? वो है क्लोरीन, दैट इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन ही सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा ना, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, दैट इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एज इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। The element with atomic number 14 is hard and forms acidic oxide and covalent halide. To which of the following categories does the element belong? अब आप ये देखिए, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है 14। एटॉमिक नंबर 14 है
सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर से ही पता चल जाना चाहिए कि एलिमेंट कौन सा है, बिकॉज एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स। तो आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है वो कौन सा एलिमेंट होता है, सिलिकॉन, है ना। फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स एंड कोवेलेंट हैलाइड। अब हमें पता है सिलिकॉन बिलोंग करता है 14th ग्रुप में, तो 14th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं एंड जो उनकी हैलाइड्स होती हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होती है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग। नाउ मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नॉन मेटालिक फॉर्म में, और कुछ एलिमेंट्स बताए थे जो एज मेटलॉइड एग्जिस्ट करते हैं। मेटलॉइड्स मतलब that they exhibit the properties of both metals as well as non-metals. So silicon was one of the element जो आपके पास मेटलॉइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। So let's check out the options. A है आपके पास मेटल, false हो गया because silicon is not a metal. B metalloid, this is correct because silicon is a metalloid. Clear? So क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? ऑप्शन बी, दैट इज मेटलॉइड। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द सेम ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपको ये बताना है जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं इन अ ग्रुप तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेम रहती है। ए है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बी इज डेंसिटी, सी इज एटॉमिक साइज और डी है मेटालिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, लेट्स सपोज कि मैं ग्रुप 1 की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ग्रुप 1 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेट सपोज इसी ग्रुप का एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए, हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, लिथियम में 1, सोडियम में 1, पोटेशियम में 1, रुबीडियम में 1, सीजियम में 1। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, सबके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इफ वी आर मूविंग डाउन अ ग्रुप तो ये प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं इफ वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इफ वी आर डिसेंडिंग इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो आपके पास सेम हो गई। चलते हैं डेंसिटी पे। अब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी आपके पास क्या होता है? डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द साइज। साइज इंक्रीज होने की वजह से देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द वॉल्यूम एज वेल। ठीक है, तो जिस वजह से साइज और मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। नाउ एज वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव करने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेटालिक कैरेक्टर, when we are moving from top to bottom in a group, metallic character is also increasing as elements की tendency to lose an electron is also increasing। जितनी ज्यादा tendency होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज बी, सी और डी हैं, ये तीनों तो इंक्रीज कर रही हैं व्हेन वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रह रहे हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स आपने आज का जो इतने भी हमने क्वेश्चंस करे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, यू कैन राइट अस इन द कमेंट्स and you can share your comments. Thank you for watching.